So, welcome to the videos where we are revising for the upcoming patent agent examination. So, in this video, topic is PCT National Phase Application. So, PCT National Phase Application जो है हमारा पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के अंडर आएगा। तो इसकी अगर जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो इंटरनेशनल फेज हम फाइल करते हैं उसके बाद आपका नेशनल फेज आता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी हमारे एप्लीकेंट के लिए कि हम डेजिग्नेटेड कंट्री में एक नेशनल फेज एप्लीकेशन भी फाइल करें। ठीक है, जहाँ पे हमने प्रोटेक्शन की है, मतलब जैसे इंडिया से अगर हम इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें सेकंड स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि हम इंडिया के अंदर एक नेशनल फेज एप्लीकेशन फाइल करें। एंड जो प्रिस्क्राइब टाइम है पीसीटी के अंदर दैट इज विद इन 30 और 31 मंथ्स फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट, मतलब जो सबसे पहले फाइल की थी, जो प्रायोरिटी डेट थी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। एंड हर कंट्री, हर मेंबर कंट्री का जो लॉज हैं आपके पेटेंट लॉज, दे माइट बी डिफरेंट। तो ये जो टाइम लिमिट है इट कैन बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंट्रीज का। जो नेशनल पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन है, जो हमारा इंडियन पेटेंट लॉ है वो हमें 31 मंथ्स का टाइम देता है प्रायोरिटी डेट से नेशनल फेज फाइल करने के लिए। कुछ कंट्रीज जो है वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी प्रोवाइड करती हैं कुछ एडिशनल फीस पे करने पे। सो हर एक प्रोसीजर की, एज यू हैव नोटिस, कि कुछ ना कुछ फीस रहती है टू गेट थिंग्स डन इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स। अगर हमको एक नेशनल फेज एप्लीकेशन फाइल करनी है अपने डेजिग्नेटेड ऑफिस में, सो वी हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड नेशनल फीस, जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग फीस डिफाइंड है हमारी। एंड और हमें जो बेसिक एप्लीकेशन हमने फाइल की थी उसका ड्यूली वेरीफाइड ट्रांसलेशन होना चाहिए इन केस इट इज नॉट इन इंग्लिश। इंटरनेशनल फाइलिंग डेट जो है होगी अपने एप्लीकेशन की, वो ही इंडिया के अंदर डेट ऑफ फाइलिंग कंसिडर होगी अगर हम नेशनल फेज एंटर करते हैं इंडिया के अंदर विद इन 31 मंथ्स ऑफ फाइलिंग फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी। और इंटरनेशनल फाइलिंग जो है वो हमें अलाउ करेगा टू प्रिजर्व द प्रायोरिटी डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन इन कन्वेंशन कंट्री। जो हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन कंट्री की जो फाइलिंग की होगी, सेम प्रायोरिटी डेट हमारी सेव हो जाती है जब हम नेशनल फेज में जाते हैं अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को लेके। अब इंडिया के अंदर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टू एंटर द नेशनल फेज। वो बेसिकली सबसे पहला तो, जैसे बार बार बोल रही हूँ, इट इज 31 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरनेशनल फाइलिंग। ठीक है, एंड जो हमारी एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे नेशनल फेज के अंदर उसको हमें फॉर्म 1 में करना है फाइल। फॉर्म 1 इज द, इट शुड बी मेड इन फॉर्म 1। और जो अप्रोप्रिएट एड्रेस है, जैसे हमें पता ही है, इट विल बी एज पर द एड्रेस ऑफ सर्विस। तो ज्यूरिसडिक्शन जो रहेगी कि कौन से ऑफिस में जाती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, दैट विल बी बेस्ड ऑन द एड्रेस फॉर सर्विस जो हमारा इंडिया में है और जो एड्रेस हमने फॉर्म 1 में लिख के फाइल किया है। अच्छा, अब अगर इंटरनेशनल एप्लीकेशन है जो कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हिंदी या इंग्लिश, अगर उनमें नहीं फाइल की गई है तो हमें सब कुछ जो है ट्रांसलेटेड फॉर्म में सबमिट करना है एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन के साथ, जो कि फॉर्म 1 है। और ट्रांसलेशन किस किस चीज की होगी? अपने एप्लीकेशन की, डिस्क्रिप्शन की, क्लेम्स की। ठीक है, कोई भी अगर अमेंडमेंट है उसकी, अगर ड्राइंग्स में कुछ भी नंबरिंग सिस्टम या कुछ भी अगर है डिफरेंट, तो उसका ट्रांसलेशन, देन द एब्स्ट्रैक्ट, उसका भी ट्रांसलेशन। तो हम एप्लीकेशन के साथ वो ट्रांसलेशन सबमिट सबमिट करेंगे। ठीक है, एंड जब हम नेशनल फेज एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो जितनी भी चीजें हमने इंटरनेशनल एप्लीकेशन में फाइल की होती है अंडर पीसीटी, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्राइंग, एब्स्ट्रैक्ट, क्लेम वगैरह वगैरह सब कुछ, इट विल बी टेकन एज द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। वो प्रोविजनल नहीं होता है उसके अंदर, एज वी नो। लेकिन अगर हमने कुछ अमेंडमेंट किए हैं पीसीटी के अंदर, तो अमेंडमेंट को भी पार्ट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग इन इंडिया। अगर जो ट्रांसलेशन है, जो हमने वेरीफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, उसमें कोई डिफरेंस है बिटवीन द ट्रांसलेशन ऑफ टाइटल एज ट्रांसलेटेड बाय पीसी एंड दैट, सॉरी पीसीटी, एंड दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन वेरीफाइड इंग्लिश, तो दोनों में अगर डिफरेंस है थोड़ा सा, तो हम जो वेरीफाइड इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑन रिकॉर्ड वही टाइटल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास आता है कि वी कैन
एज एन एप्लीकेंट वी कैन रिक्वेस्ट मेक अ रिक्वेस्ट टू कंट्रोलर कि हम लोग अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट की करें, which was filed with the national phase application as a separate request in form 13 along with the application. तो हम एज एन एप्लीकेंट अमेंडमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंट्रोलर से, किसके थ्रू? वी कैन यूज फॉर्म 13 फॉर दिस रिक्वेस्ट, एंड जो फी पेएबल होगी वो एज पर नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम्स ही रहेगी, एज दे स्टैंड इन पीसीटी इंटरनेशनल, जैसे भी वो जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे उस पीसीटी एप्लीकेशन में जब हम इंडिया में फाइल कर रहे हैं। अब अगर हम एज एप्लीकेंट अमेंडमेंट करते हैं एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन में बिफोर द इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी या फिर आईपीईए, ठीक है, तो हम लोग इसी अमेंडमेंट को कंसिडर करा सकते हैं बिफोर द पेटेंट ऑफिस इन इंडिया, मतलब इंडियन पेटेंट ऑफिस में भी सेम एप्लीकेशन कंसिडर करा सकते हैं बिफोर एंटरिंग द नेशनल फेज थ्रू पीसीटी। लेकिन अगर हमने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द नेशनल फेज एप्लीकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटरनेशनल एप्लीकेशन डेजिग्नेशन इंडिया designating India, applicant may delete a claim without filing an application for amendment. So जब हम नेशनल फेज एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्लेम्स को डिलीट कर सकते हैं, किसी एक या ज्यादा क्लेम्स को, एज प्रोवाइडेड इन रूल 20, और उसकी अकॉर्डिंग, मतलब उसकी जो प्रोविजंस हैं वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो रूल 14 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और वो डिलीट कर सकता है, उसको फॉर्म 13 नहीं फाइल करने की जरूरत है, डायरेक्टली कर सकता है। लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ डिलीशन ऑफ क्लेम इज अलाउड एंड कोई और अदर अमेंडमेंट नहीं अलाउड है। और कोई और अदर अमेंडमेंट में क्या क्या आएगा? एडिशन, रिविजन या मॉडिफिकेशन ऑफ एनी क्लेम्स। तो इस फॉर्म से, जिसमें आपको फॉर्म 13 नहीं डालना है अमेंडमेंट के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्लेम डिलीट कर सकते हैं, हम क्लेम अमेंड या ऐड या रिवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड this option as to deletion of claims is not applicable for applications filed prior to amendments of patent rule 2003. तो जो भी हमने अमेंडमेंट इससे पहले की होंगी वो अलाउड नहीं है डिलीशन में। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्लेम्स या क्लेम के डिलीशन से कोई ऐसे स्पेसिफिक चेंज आता है इन द डिपेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग क्लेम, तो ही तो इट विल बी अलाउएबल, लेकिन उसके लिए कोई सेपरेट रिक्वेस्ट नहीं करनी है। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट इफ डिलीशन ऑफ क्लेम्स रिजल्ट्स इन कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन डिपेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग क्लेम्स, द सेम शैल बी अलाउएबल, नो सेपरेट रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। इट इज ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए भी फॉर्म 13 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिलीशन से, डिलीशन के लिए सिर्फ, बाकी ऊपर जिस चीज के लिए फॉर्म 13 वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट के लिए अगर है, तो वहां तो फॉर्म 13 फाइल करना ही पड़ेगा हमको। एंड सो अगर हमें नेम ऑफ एप्लीकेंट का, मतलब अगर एप्लीकेंट का नेम चेंज करना है या हमें एप्लीकेंट चेंज करना है, और वो हुआ है आफ्टर इंटरनेशनल फाइलिंग डेट, और वो हमने इंडियन इंटरनेशनल ब्यूरो में रिफ्लेक्ट नहीं किया है, तो हम अपने इंडियन ऑफिस में फॉर्म 13 या फॉर्म 6 फाइल करके ये चेंजेस करा सकते हैं, एज द केस में बी। फॉर्म 13 जाएगा नेम ऑफ एप्लीकेंट के लिए, फॉर्म 6 जाएगा फॉर द चेंज ऑफ एप्लीकेंट के लिए, ठीक है। देन दीज आर फॉर पीसीटी के रूल्स की उसमें क्या रहता है। तो इफ PCT IB 304 is available on the website of WIPO, patent office shall not require applicant to submit the priority documents। तो अगर प्रायोरिटी चीजें, इंफॉर्मेशन ये वाली अवेलेबल है वाइपो की वेबसाइट पे, तो हमें पेटेंट ऑफिस में ये प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने हैं। लेकिन अगर ये वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को ये प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। The if not available on the website, the office may request for the same from applicant, मतलब हमारा ऑफिस एप्लीकेंट से मांगेगा। तो अगर एप्लीकेंट ने वाइपो पे फाइल किया है प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट, तो एप्लीकेंट वही चीज जो है उसका कोड प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, जो ऑफिस अपना है वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारा